बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अ, मेरा ख्याल यही सेंटेंस है ना हमारा, सेंटेंस नंबर 11। इरफान साहब यहीं से स्टार्ट लेना है ना हमने। जी सर प्लीज। आई एम नॉट श्योर। चलें आप पढ़िए। आई एम श्योर कि आप इधर से ही। सर, Bob had stopped in the market before his wife home came home। गेम हो। ये जी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है सर, और इसमें क्या लिखा गया कमेंट्री में, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस comprises one independent and at least one dependent clause with a subordinating conjunction. A sentence is complex when a dependent clause functions semantically as a time clause। जी, एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिए। He could not attend the functions because he was outstation। जी। अच्छा, देखें टाइम क्लॉज की जब हम बात करते हैं ना, तो बी फोर के साथ आने वाली क्लॉज, व्हेन के साथ आने वाली क्लॉज, अनटिल के साथ आने वाली क्लॉज, आफ्टर के साथ आने वाली क्लॉज, ये सारी की सारी टाइम क्लॉज का फंक्शन करती हैं। और जो टाइम क्लॉज जितनी भी हैं सारी की सारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ आती हैं। यानी आपका बी फोर है, व्हेन है, आपका अनटिल है, आपका आफ्टर है। जब ये एज ए कंजंक्शन फंक्शन करेंगे तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो वो बेसिकली आपका डिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एट लीस्ट आपका एक जो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जी, मेरा ख्याल ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो चुका है, क्योंकि हमने बहुत सारा इस पे हमने पैसों में बसा किया हुआ है। जी, नासिर साहब जरा इसको पढ़िएगा सेंटेंस। जी सर। We won the game, but my uniform was muddy because it rained the entire time। जी, अब आपने ने इसका एनालिसिस करना है, इस पूरे के पूरे सेंटेंस का। क्लॉजेस को आपने बताना, आइडेंटिफाई करना है कि कितनी क्लॉजेस है और कौन कौन सी क्लॉज है। जी। सर ये तीन क्लासेज हैं। पहली क्लास जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास है, और इसको बट से जो है, पहली दो क्लासेज जो है ये बट से कनेक्ट हो रही हैं। तो ये यहाँ तक तो ये मडी तक तो सर ये कंपाउंड सेंटेंस होगा, लेकिन आगे ये जो है बिकॉज इट रेन्ड द इंटायर टाइम, ये सर जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जी, ये तीन क्लॉजेज हैं सर। बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। जी, जी। क्योंकि हमारी जब एट, आप इसकी कमेंट्री को भी जरा देख लीजिए क्या कहते हैं A ऑटोमेटिकली। compound complex sentence is a combination of at least one dependent clause and two or more independent clauses। अब जरा जी उर्दू में इसकी कमेंट्री करिए, आपने क्या पढ़ा है। सर, इसमें ये बताया गया है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है ऐसा सेंटेंस होगा जो कि कम से कम जो है एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी उसमें, और दो या उससे ज्यादा जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकती हैं। आप इस सेंटेंस जी। का एनालिसिस कीजिए जो एंड पे हमारे पास एग्जांपल आई। When I went home, Mary went to work, but जी। John went to the party। जी, जी, अब इसको देखिए कितनी क्लासेस, कौन कौन सी जी सर। क्लॉज इसको जरा डिफाइन कीजिए। सर, व्हेन आई वेंट होम जो है ये तो डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये टाइम हो सबऑर्डिनेटिंग जाएगा। कंजंक्शन से शुरू हो रही है। मैरी जी। वेंट टू होम टू वर्क, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड जॉन वेंट टू पार्टी, ये भी सर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसको बट से जोड़ा गया है, और एक सर जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। जी, तो ये क्या पहले वाला। बनाती है हमारी कॉम्प्लेक्स ये सर कंपाउंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। जी, वेरी गुड। जी, वजीहा। जी सर। जी बेटा, He इसको। was marking papers. He was marking papers when his wife interrupted him. सर ये complex sentence है।
और ये सर टाइम क्लॉज के साथ इसमें मतलब जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो टाइम क्लॉज है वो व्हेन के साथ आई हुई है। तो इसकी कमेंट्री में है, अ सेंटेंस इज कम्प्लेक्स व्हेन अ डिपेंडेंट क्लॉज फंक्शंस सिमेंटिकली एज अ टाइम क्लॉज। जब इसमें डिपेंडेंट क्लॉज सिमेंटिकली टाइम क्लॉज के तौर पर इस्तेमाल हो रही होगी तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। Whenever prices go up, comma, customers buy fewer products. जी Whenever ये भी टाइम क्लॉज है, तो जहाँ ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये सेमेंटिकली टाइम क्लॉज के तौर पर आई हुई है यहाँ पे। Whenever prices go up, तो ये सर टाइम क्लॉज है इसमें, जी और वो आपकी जो डिपेंडेंट भी है। जी जो बस वेन एवर के साथ है ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, टाइम क्लॉज है। अदर जो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो जब आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज मिलते हैं तो ये बेसिकली आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। जी जेब थीम साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटे, ये सेंटेंस 14। After she had put lamb chop in the boiler, she sat to open the package. जी सर सर इसके डिस्क्रिप्शन देने की? जी बिल्कुल, इसका एनालिसिस करना है बेटे। आप तो माशाल्लाह आप लोग इस लेवल पे आ गए हो कि एनालिसिस कर सकते हो सेंटेंस का। सर ये मेरे लिहाज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। कौन सी डिपेंडेंट क्लॉज है? अ, सर अच्छा, एक एक सर बस एक बात पहले तो आपने ये बताना है कि हाउ मेनी क्लासेस आर देयर, कितनी क्लासेस है सेंटेंस में और कौन कौन सी क्लॉज है, आपने ये बताना है। सर आई थिंक जो फर्स्ट वन है वो है डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि सर आपने बताया था कि जो आफ्टर का जो टाइम, आफ्टर का जो वर्ड है वो हमें टाइम पीरियड भी शो करता है। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प, सर ये टाइम क्लॉज की बात कर रहा है यहाँ पर। शी सेट टू पुट, इट्स ओके सॉरी, ओके ओके। इरफान नईम साहब, इरफान नईम साहब प्लीज। जी जी सर। सर इसमें टू क्लासेस यूज हुई हैं इस एग्जांपल के अंदर, क्यों? एक डिपेंडेंट क्लास है और एक इंडिपेंडेंट क्लास है। और जब ये दो क्लासेस इकट्ठी होती हैं तो इसको ये हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती हैं। और यहाँ पे जो डिपेंडेंट क्लास है, डेफिनेटली जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि वो टाइम क्लास ही डिपेंडेंट क्लास होगी। और इस सेंटेंस के अंदर हमारी जो टाइम क्लास है वो सर आफ्टर शी हैड पुट लैम्ब चॉप्स इन दी ब्रॉयलर, सर ये हमारी टाइम क्लास है। तो इसी टाइम क्लास को हम डिपेंडेंट क्लास भी कहेंगे। तो नेक्स्ट जो है, कॉमा, शी सेट टू ओपन द पैकेज, शी सेट टू ओपन द पैकेज इंडिपेंडेंट क्लास है। जी तो बिल्कुल। फर्स्ट वाली हमारी डिपेंडेंट क्लास होगी, बाद वाली डिपेंडेंट होगी। और जब जहाँ पर वन डिपेंडेंट और एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लास होंगी वो हमारी कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा जी सर। गुड, थैंक यू वेरी मच। शयान। Yes, sir. जी शयान बेटा, ये कमेंट्री आप जरा पढ़िएगा इसकी। A sentence is complex when dependent clause functions semantically as a time clause. तो सर इसमें यही यही बताया गया है ये कि मेरी जब बहन इसका हमारी कोई एक मिनट, ये जो नीचे सेंटेंस इसका एनालिसिस कर दे मुझे। ओके, we call the police when we से क्या है, alarmed at the news. हम्म। सर इसमें तो एक ही सेंटेंस है, एक क्लॉज दिया हुआ है। सही है, हमारा सिंपल सेंटेंस है। जी जी ऐसा ही है। कोमल, कोमल जी सर। बेटा, आपने शयान को सुना है? मेरी बहन जरा इसका एनालिसिस कीजिएगा सेंटेंस का। Sir, we called the police when we were alarmed at the news. इसमें सर जो वन डिपेंडेंट क्लोज है और ये जो when है उसके जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस को शो कर रही है। बेटे मुझे सेंटेंस का एनालिसिस चाहिए मेरी बहन, एनालिसिस करिए सेंटेंस का। क्वेश्चन ये नीचे वाला जो है ना, we called the police when we were alarmed at the news के ऊपर वाला। इकरा प्लीज आप आप ये सेंटेंस को एनालिसिस कीजिए। वी कॉल्ड द पुलिस। इकरा।
इकरा। Sir, sir, we called the police when we were alarmed at the news. सर ये when वाला तो डिपेंडेंट हो जाएगा, वो टाइम क्लॉज वाला हो जाएगा, और जो वी कॉल्ड द पुलिस ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। अच्छा इकरा, एक तो आपकी आवाज मुझे बहुत कम सुनाई दे रही है, दूसरा मुझे ये बताओ कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, इसमें कितने क्लॉजेस यूज हुए हैं, एक क्लॉज है, दो है, तीन है, और कौन कौन से क्लॉज यूज हुए हैं, और अगर आप इसको आइडेंटिफाई करते हो तो आप ये बताएंगी कि बेसिकली आपका ये कौन सा सेंटेंस सर ये कॉम्प्लेक्स ही है। कॉम्प्लेक्स है। इसमें कॉम्प्लेक्स एक सेंटेंस, आपके नजदीक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है बेटे आपके माइंड में? सर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस। इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, तो नीचे वाली सेंटेंस का जी एनालिसिस कर दीजिए, कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। सर आपने अभी तो पढ़ाया था कि ये व्हेन क्लॉज वाला जो होगा वो डिपेंडेंट होगा। बेटे मेरी बहन, मैंने पढ़ाया है। मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे क्लियर करें कि क्या आपको उस लेवल पे इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग हुई है। दैट्स ओके इफ यू थिंक सो। इरफान जुल्फकार साहब, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? जी सर। सर ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों क्लासेस हैं। पहले वाली क्लास जो है वो इंडिपेंडेंट है और दूसरी व्हेन टाइम क्लास है वो डिपेंडेंट है। जी, इसमें जो दो क्लासेस है, शयान जरा सुन लीजिए। इसमें बेटे ये वाली क्लॉज आपकी जो है ना, ये पुलिस तक की क्लॉज, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और व्हेन वी वर अलार्म्ड एट द न्यूज, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज किसी भी सेंटेंस में आती हैं तो वो बेसिकली आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती हैं। वो क्या बनाती हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इज इट क्लियर जी? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। जी, हमाद साहब, मोहम्मद हाफिज मोहम्मद हमाद साहब, सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हमाद साहब जी। मैमूना अफजल साहबा, मैमूना अफजल साहबा। यस सर। जी बॉब। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं आपको सुन सकता हूँ बेटे। इसको तो आप मेरी बहन जरा सर सेंटेंस को पढ़ूं पढ़िए, उसका सेंटेंस? एनालिसिस भी कीजिए। जी सर। बॉब विल हैव गो लाइब्रेरी बिफोर ही कम्स टू द क्लास। सर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें दो क्लासेस हैं। बॉब विल हैव गोन टू द लाइब्रेरी, ये एक क्लास है। बिफोर ही कम्स टू द क्लास, जो बॉब विल हैव गोन टू द लाइब्रेरी ये इंडिपेंडेंट क्लास है। दूसरी क्लास क्योंकि बिफोर से कंजंक्शन से शुरू हो रही है, ये टाइम क्लास में भी आती है और ये डिपेंडेंट क्लास है हमारी। तो जब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लास मिले तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म करता है सर। गुड। कमेंट्री पे आ जाइए, कमेंट्री पे आ जाइए गुड़िया। A sentence is complex when a dependent clause functions semantically as a time clause. For example, I will have helped him to do the task before the class starts. सर ये भी एनालिसिस कॉम्प्लेक्स कीजिए। सेंटेंस है, इसमें भी दो क्लासेस हैं। पहली इंडिपेंडेंट क्लास ये है, आई विल हैव हेल्प्ड हिम टू डू द टास्क। एक ये क्लास इंडिपेंडेंट क्लास है। दूसरी टाइम क्लास ये बिफोर द क्लास स्टार्ट्स, ये डिपेंडेंट क्लास है। तो सर ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, ठीक हो गया जी। हमारे अब सेक्शन 3 पे हम जा रहे हैं जी। रेस्पेक्टेड नासिर तोफैल साहब, जी सर। सेंटेंस नंबर 16 पे आ जाइए सर। इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। जी Commentary: zero conditional is used to talk about general truth or scientific phenomena. Both clauses are described in simple present tense. If you touch fire, you get burned. General truth. If you heat ice, it melts. Scientific phenomena. अब इसको उर्दू सर में यहाँ पे कन्वर्ट कर जीरो दीजिए सर। आपने क्या, सेंटेंस नंबर 16 आपके सामने है,
आप उर्दू में जी जी। समझाइए, बाकी जितनी भी जनता है वो आपको सुनना चाहती है, आप समझाएं ये कौन सी सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ये एक्चुअली सारा जीरो कंडीशनल है। इसमें जो है वो कोई जनरल ट्रूथ या साइंटिफिक फिनोमिना वगैरह जो है ये एक्सप्लेन किए जाते हैं, जब कि अगर ये होगा तो ये अंडरस्टूड है कि इसके अगेंस्ट यही होगा। इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, अगर बारिश होती है तो उससे जो है जमीन जो है वो गीली हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड, जीरो शाबाश। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही जीरो है। कंडीशनल यूज टू टॉक अबाउट जनरल ट्रूथ आर साइंटिफिक फिनोमिना। बोथ क्लासेस आर डिस्क्राइब्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसमें दोनों क्लासेस जो होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट की जाती हैं। जी, वेरी गुड, आगे सर शाबाश। इसकी एग्जांपल दी गई है। जी जी। इफ यू टच फायर यू गेट बर्न, अगर आप आग को छुओगे तो आप जल जाओगे। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर आप जो है वो आइस को जो है वो गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगी। जी, वेरी ये गुड। जो है सारी जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक फिनोमिना जो है इन दोनों में जो है वो एक्सप्लेन जी, किया बहुत गया है। अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। हमारा जो सेंटेंस नंबर 16 है ये बेसिकली आपका जीरो कंडीशनल है। जीरो कंडीशन का मतलब कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसकी जो रिजल्ट है वो जनरल ट्रूथ है। इसकी रिजल्ट जो वो साइंटिफिक फिनोमिनन है, यानी जो कहा जाता है वैसा ही होना है। जीरो कंडीशनल इज यूज टू टॉक अबाउट जनरल ट्रूथ्स और साइंटिफिक फिनोमिना। बोथ क्लॉजेज आर डिस्क्राइब्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोनों क्लॉजेस क्या होती हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब होती हैं। जी बेटा, अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क मी। जी जनाब इरफान नईम साहब। जी सर। सर पॉइंट नंबर 17 है, इफ स्टूडेंट्स स्टडी विद keen interest they will pass the exams with good marks। सर ये कंडीशनल वन है, और कंडीशनल वन में उन्होंने यूज किया हुआ है इफ स्टूडेंट्स स्टडी विद कीन इंटरेस्ट। ये कंडीशन लगाई गई है कि अगर वो कीन इंटरेस्ट के साथ स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ेंगे तो आगे उसका रिजल्ट आ रहा है दे विल पास द एग्जाम विद गुड मार्क्स। तो वो एग्जाम जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ पास कर रहेंगे। और इसमें जो कमेंट्री में जो इसके कमेंट्स दिए गए हैं वो ये हैं, कंडीशनल वन रेफर्स टू अ पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट्स। यानी कि एक कंडीशन बताएगी, अगर वो पॉसिबली है और वो उसको फिल कर सकते हैं तो वो प्रोबेबल रिजल्ट उसका देख सकते हैं उसके मुताबिक। जैसे सर फर्स्ट इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ आई गो टू हिम कॉमा ही विल हेल्प मी। अगर मैं उसके पास चला जाता तो वो मेरी हेल्प करता। यानी यहाँ पे है तो विल, कैन और मे का सेंस आया हुआ है कि इसमें तीनों जो है मॉडल वर्ब्स यूज किए हुए हैं, विल, कैन और मे। और इसमें जो सेकंड एग्जांपल दी गई है, इफ यू वर्क हार्ड, यानी यहाँ पे ये है कि ये एक पॉसिबल कंडीशन है कि अगर तुम मेहनत करोगे, सख्त मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड, तो इसमें रिजल्ट ये आएगा कि तुम कामयाब हो जाओगे। जी, वेरी गुड, बहुत खूब, जी आपने सर। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये जो हम सेंटेंस डिस्कस कर रहे हैं इसको कंडीशन वन कहा जाता है। कंडीशन वन यानी इफ क्लॉज में जो आने वाली कंडीशन है वो आपको पॉसिबल रिजल्ट देती है, वो प्रोबेबल रिजल्ट देती है। यानी जो आप कंडीशन वन में कह रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट क्लास में वो सब कुछ मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। इफ आई गो टू हिम ही विल हेल्प मी, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरी मदद करेगा। एक चीज इनमें रखिएगा, जीरो कंडीशन वन में आपकी इफ क्लॉज जो है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आ सकती है और मॉडल प्रेजेंट टेंस में भी आ सकती है। मॉडल प्रेजेंट टेंस में आपका यानी कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म या मे प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ भी आ सकती है। और एक बात बेटा आप लोग जहन में रखिएगा, इफ क्लॉज में कभी भी फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं होता। इफ क्लॉज में कभी भी फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं होता। जी जेब अब्बास थीम साहबा, आप जरा काइंडली इसको एक्सप्लेन करें जो कुछ इस में बताया गया। जी जेब अब्बास थीम साहबा, जेब अब्बास। सॉरी
जी सर, सॉरी सर, मैं बोल रही थी, मुझे सर लगा माइक ओपन। जी मेरी बहन जी एक्सप्लेन सर। कीजिए इसको। If students study with keen interest, they will pass the exam with good marks. Commentary. Conditional one refers to a possible condition or a probable result. सर इसमें बताया कि सर ये कंडीशनल वन सेंटेंस है, और ये तब होता है जब किसी प्रोबेबिलिटी के बारे में, यानी किसी के होने या ना होने के बारे में बताया गया हो। ठीक है, किसी यकीनी या गैर यकीनी सूरत हाल के बारे में हो, या मुमकिन सूरत हाल के बारे में हो। फिर इसमें बताया गया कि अगर तालिब इल्म दिलचस्पी के साथ पढ़ाई करेंगे तो वो एग्जाम अच्छे नंबर्स के साथ एग्जाम को पास कर लेंगे। सर मजीद आपने बताया कि जो सर मैं नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ आई गो टू हिम ही विल हेल्प मी। सर इसमें विल की जगह पर विल, कैन और मे आ सकता है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीडेड। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। सर आपने यू इसमें विल ये भी बताया। सक्सीड आएगा मेरी बहना, सक्सीडेड नहीं आएगा। सॉरी सर, हाँ जी, सक्सीड सर। सर इसमें आपने बताया कि जो इफ क्लॉज है उसमें कभी भी फ्यूचर टेंस जो है वो नहीं आता, जी जबकि जो सेकंड सेंटेंस है उसमें विल फ्यूचर टेंस आता है, लेकिन वहां पर हम कैन या मे का इस्तेमाल भी कर सकते जी वजिया, आपने एक काम करना है। जी सर। आपने जीरो कंडीशन और कंडीशन वन को डिफाइन करना है, जी सर। लेकिन सर जो सेंटेंस नहीं जीरो मैं आपको दे रहा कंडीशनल हूँ। होता है। सेंटेंस नहीं दे रहा मैं जी आपको। सर। जी सर। सर जो जीरो कंडीशनल होता है उसमें सर हमारे पास जो साइंटिफिक रिजल्ट्स होते हैं कि एक मतलब नेचुरल फिनोमिना होता है। इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होती दूसरी के। अगर हम मतलब बारिश होगी तो जमीन गीली होगी ही होगी। इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। तो सर इसमें जो है ना कोई दो राय नहीं है कि जमीन गीली नहीं होगी, या अगर हम आग को छुएंगे तो इसके बाद कोई वो नहीं होगा कि हमारे हाथ नहीं जलेंगे। तो सर इसमें तो कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है कि जीरो कंडीशनल में कोई और रिजल्ट हमारे पास आएगा। अगर मतलब हम एक सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करेंगे जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज में इफ में मौजूद होगा, तो उसके रिजल्ट जो होंगे वो साइंटिफिक होंगे। और जो सर कंडीशनल वन है उसमें सर हमारे जो रिजल्ट हैं वो प्रोबेबल रिजल्ट होते हैं, उस वो कंफर्म नहीं होते। यूं नहीं होता कि मतलब आप एक काम करते हो तो उसके रिजल्ट हमेशा सेम ही है। कभी कभार हो जाता है कि आप मेहनत करते हो लेकिन आपका मतलब टेस्ट पास नहीं हो सकता। तो ये कंडीशनल वन है। इसमें हमारे पास सर जो जीरो कंडीशनल है उसमें दोनों में ही हमारे पास प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा दोनों क्लॉजेस में। लेकिन जो हमारे पास कंडीशनल वन है उसमें जो हमारी इफ क्लॉज होगी उसमें जो है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होगा। उसमें कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। जबकि हमारी जो दूसरी क्लॉज होगी, जो रिजल्ट्स होंगे, रिजल्ट वाली क्लॉज होगी, उसमें सर हम फ्यूचर टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्यूचर की जगह पे हम मॉडल फॉर्म ऑफ वर्ड्स जैसे कैन और मे भी यूज हो सकती हैं। जैसे इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो हमारे पास है इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो सर ये जो इफ यू वर्क हार्ड है ये सिंपल टेंस है, और यू विल सक्सीड जो है वो हमारे पास फ्यूचर में आएगा। जी बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त आपने एक्सप्लेन किया, वेरी गुड। जी इरफान जुल्फिकार साहब। थैंक यू सर। इरफान जुल्फिकार साहब, जी सर। सर सेंटेंस 18 पे आ जाइए सर। सर सेंटेंस नंबर 18, इफ शी न्यू द आंसर शी वुड विन द प्राइज। कमेंट्री सर, ये कंडीशनल टू है, is used to talk about things that are unreal, हम्म। not true or not possible in the present or future, things that don't or wouldn't happen। जी सर इसमें कंडीशनल टू में ये बताया गया है कि हमारे पास जो चीजें हैं, जो हमारा रिजल्ट, हमारा जो सेंटेंस है उसमें अनरियल, अनप्रोबेबल, जैसे हमने कंडीशनल वन में पढ़ा वहां तो पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे नॉन पॉसिबिलिटी है, नॉट पॉसिबिलिटी है। यहाँ इमेजिन्ड थिंग है, वहां पे ट्रू फैक्ट था जो पॉसिबिलिटी थी।
और इसमें हम प्रेजेंट और फ्यूचर को यूज करेंगे। जो पहली क्लॉज हमारी आनी है वो उसमें प्रेजेंट आएगा, और जो हमारी सेकंड क्लॉज आनी है उसमें हम फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। जैसे इफ आई वर यू, जी 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 आई वुड नॉट डू इट। चलें सर, थैंक यू। शयान, आपने इरफान साहब को बोलते सुना है? यस सर। इन्होंने एक मिस्टेक की है, आप पॉइंट आउट करेंगे इन्होंने मिस्टेक क्या की थी? सर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता देती हूँ। मेरा सवाल नहीं शायद समझी। सर मैं समझ गई हूँ, आपने कहा कि इन्होंने ना ये सब एक्सप्लेन करते हुए एक मिस्टेक भी की है, मैं वो मिस्टेक बताऊं। जी सर जहाँ तक मुझे समझ में आई है वो ये है कि मतलब जो हमने कंडीशन 2 पढ़ी है सर, इसमें एक ऐसी चीज है जो अनरियल हो सकती है। इफ आई वर यू, यानी कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि मैं किसी और की जगह पर हूँ। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, तो आई थिंक सो यही है कि आई वुड नॉट डू दिस, कि मैं ये नहीं करूंगी, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये एक अनरियल चीज है। कि हमारे पास ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं कि जो कंडीशन 2 वाले, कि जो ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं कि जो अनरियल हो, जो हो नहीं सकती, अब वो चाहे वो प्रेजेंट की बात हो रही हो या फिर वो फ्यूचर की बात हो रही हो। तो सर मुझे तो ये वाली चीज समझ में आई है कि यानी कि अनरियल कंडीशंस को डील कर रहा है। और इफ यू वर्क हार्ड, अगर आपने सख्त मेहनत की, यू वुड सक्सीड, तो आप तो आप कामयाब हो जाओगे। सर इसकी मुझे ये लग रहा है सर कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि फ्यू वर्क हार, ये पॉसिबल है, और जो इसका रिजल्ट है वो जरूरी नहीं है कि इस तरह से ही हो। जी जी सर मुझे इतना ही समझ में आया है। जी। तो नासिर सर ये तुफैल इन साहब, दो से डिपेंड होता है। आप पॉइंट आउट करेंगे? जी सर, जो मुझे समझ आई है सर इसमें यह है कि जो कंडीशनल टू होता है इसमें प्रोबेबल रिजल्ट्स भी होते हैं और हाइपोथेटिकल रिजल्ट्स भी होते हैं, ये वेरी दोनों से गुड, डील करता है। गुड। जी जी, क्योंकि ये दोनों सूरतों में जिस तरह ये है कि सर इफ यू वर्क हार्ड यू वुड सक्सीड, ये प्रोबेबल रिजल्ट को शो कर रहा है। जी लेकिन ये जो इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट, ये हाइपोथेटिकल रिजल्ट को शो कर रहा जी है। हाँ और कंडीशनल टू जो है इसमें ये दोनों रिजल्ट्स होते हैं। जी, वेरी गुड, बहुत खूब, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया है। देखिए जी, कंडीशनल टू में क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। कंडीशनल टू में आपके इफ क्लॉज में सेकंड फॉर्म यूज होगी, जबकि आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म और कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। आपका जो कंडीशन टू है, ये दोनों ही जो वो टाइप्स को डिस्कस करती हैं। ये आपके हाइपोथेटिकल अप्रोच को भी डिस्कस करती है, जिसका मतलब होता है कि अनरियल, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। और प्रोबेबल का मतलब होता है जो कि पॉसिबल हो, मुमकिन हो। ठीक है। अगर आपकी जो सेकंड क्लॉज है वर्ग के साथ आती है, तो वो हमेशा हाइपोथेटिकल अप्रोच रखती है। अगर आपकी जो सेकंड कंडीशन सेकंड फॉर्म के साथ आती है, तो वो आपकी प्रोबेबल जो वो रिजल्ट रखती है। जी इरफान नईम साहब, जरा मेरी बात को सेकंड कीजिए। मैंने अभी क्या बताया सर? सर इसमें आपने हमें दो चीजें मेन बताई हैं। एक तो आपने ये बता दिया है कि ये सेकंड फॉर्म आएगा इफ वाली के अंदर, और जो सेकंड इसके अलावा क्लास होगी उसमें वुड का हम इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी जो चीज आपने इनमें डिफरेंसेस बताए हैं कि अगर तो वर इस्तेमाल होगा तो वो हमारा जो सेंटेंस है वो हाइपोथेटिकल होगा। यानी कि ये शर्त है कि जिसमें हमारा इफ क्लास में वर इस्तेमाल होना है वो हमारा डेफिनेटली जो है वो हाइपोथेटिकल होगा। और जिसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे इफ वाली क्लास में, तो वो हमारा प्रोबेबल होगा। यानी कि उसमें हमारा वो मुमकिनात की हद तक हो सकता है कि उसमें वो चीज़ हो जाए। और जबकि जहाँ पे वर इस्तेमाल होगा वो जस्ट हाइपोथेटिकल होगा कि शायद अगर ऐसा होता तो वैसा होता। जी जी सर। वजीहा साहबा, आप क्या डिफरेंशिएट कर जी सकती सर। हैं कि हाइपोथेटिकल रिजल्ट और प्रोबेबल रिजल्ट में क्या डिफरेंस है? जी सर। सर जैसे कि मैंने अभी सुना है सर को, तो सर अगर मैं उनको कोट करूं तो उन्होंने यही बताया है कि अगर हमारे पास कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन होगी, तो उसमें उसकी एक तो ये निशानी होगी, अलामत होगी कि उसमें वर यूज होगा। और हाइपोथेटिकल वो सिचुएशन होती है जो बिल्कुल ही अनरियल होती है,
जिसका रियलिटी से कोई कंसर्न नहीं होता। तो जैसे अब इस एग्जांपल में है, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट, कि मैं तुम्हारी जगह पे हूंगा ही नहीं जब, तो मैं वो कैसे करता। तो सर ये बिल्कुल ही अनरियल सी बात है। और जबकि अगर हम किसी सेंटेंस में हमारे पास ये पहचान हो कि उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई हुई है, तो उसमें प्रोबेबल रिजल्ट्स आ सकते हैं, कि हो गुड, भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वेरी गुड, तो शाबाश। कंफर्म नहीं होता, लेकिन प्रोबेबिलिटी मौजूद होती है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू वुड सक्सीड। तो सर ये सेकंड फॉर्म के साथ जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके साथ हम लोग मॉडल पास्ट टेंस फॉर्म यूज करेंगे, तो ये जी हमारे वेरी पास गुड, प्रोबेबल थैंक यू बेटे, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी जेब अब्बास थीम साहबा, ये 19 सेंटेंस पे आ जाइए। जी सर। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जाम। जी Commentary. Conditional 3 refers to the impossible conditions in the past and its probable result in the past time. It describes the hypothetical and unreal condition and its results to exist. सर कंडीशनल थ्री जो है वो इम्पॉसिबल कंडीशन जो पास्ट में हुई हो उनके बारे में या उनके जो पास्ट में रिजल्ट हैं उनके बारे में बताता है। ये मफरूजों पर भी कायम होता है और ये किसी ऐसे रियलिटी पर होता है जो कि रियल नहीं है। अनरियल सिचुएशन या अनरियल कंडीशंस पर ये बेस करता है। जैसे कि सर लिखा है इफ ही हैड वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत कर चुका होता ही वुड हैव पास द एग्जाम, तो वो एग्जाम जो है वो पास कर लेता। इफ यानी आई हैड अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जा, तो इम्तिहान पास कर लेता। अगर वो मेहनत जी सर। करता तो इम्तिहान पास कर लेता। जी जी सर, यानी इसमें ये बताया गया है कि ये पास्ट में होने वाले काम या पास्ट में होने वाले रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जी इफ बेटा, आई ये जो हैड सेंटेंस वेटेड लास्ट फॉर है, गुड़िया, ये जो एग्जांपल दी हुई नीचे, इसको थोड़ा एनालिसिस कीजिए। If I had waited for you more, I would have missed the plane. तो सर अगर उसने मैं वेट ही तुम्हारे नहीं लिए किया, ना उसने वेट किया, जी जी ना उसका प्लेन मिस हुआ। जी अनरियल मिस हुआ जी हाइपोथेटिकल हो गई है ना, कि अगर वो जी करता इंतजार और इंतजार करता तो उसका जहाज मिस हो जाता, लिहाजा उसने ना वेट किया, ना उसका जहाज मिस हुआ। इसका मतलब ये जी अनरियल हाइपोथेटिकल कंडीशन है। इज इट क्लियर? जी जी, सर। इकरा। Yes. जी 20th पे आ जाइए मेरी बहन। If if I were you, I would have bought the white shirt. ये सर ये कौन सा? मिक्स कंडीशन है, मिक्स कंडीशनल है, प्रेजेंट कंडीशन पास्ट रिजल्ट है इसका। हाँ जी। If it used to describe how an unreal condition in the present might have affected an unreal outcome in the past. The above sentence, present condition, past result, describe I am not you, so I did not buy the white shirt in the past. जी आप जरा इसको सर एक्सप्लेन कर इसमें तो दीजिए, मैंने आसान कर दिया आपके लिए। ये भी हाइपोथेटिकल ही है ये भी। ये और होते ही मेरी इसमें बहन हाइपोथेटिकल है, मिक्स कंडीशनल। अच्छा, मिक्स कंडीशनल में बेटा हम करते क्या है? मिक्स कंडीशनल में हम करते यूं हैं कि कंडीशन हम सेकंड क्लॉज के लिए लेते हैं और रिजल्ट हम यस जो है वो सेकंड कंडीशनल के ले लेते हैं, और थर्ड रिजल्ट का जो है हम थर्ड कंडीशनल का ले लेते हैं। किसमें? प्रेजेंट कंडीशन में। प्रेजेंट कंडीशन में हम करते क्या हैं कि जो कंडीशन है वो हम जो वो सेकंड कंडीशनल की लेते हैं, और जो रिजल्ट है वो हम किसका लेते हैं? वो हम आपका कंडीशनल थ्री का ले लेते हैं। जैसे वो कहता है ना, इफ आई वर यू, अगर तुम्हारी जगह मैं होता, आई वुड हैव बॉट द वाइट शर्ट। वो मेरे पास आया है, एक शर्ट उसने हाथ में पकड़ी हुई है, यानी उसने शर्ट खरीदने का काम मुकम्मल कर लिया है। वो शर्ट खरीदने के बाद मेरे पास आया है। अब मैं इसको क्या कहता हूं कि इफ आई वर यू, अगर तुम्हारी जगह मैं होता, आई वुड हैव बॉट द वाइट शर्ट, तो मैं सफेद शर्ट खरीदता, क्योंकि वो ऐसी शर्ट लेके आ गया है जो कि सफेद नहीं है, जो कि सफेद शर्ट नहीं है। जी सर उसकी शर्ट नासिर तो तोफैल सही साहब, जरा इसको प्रेजेंट कंडीशन को जरा डिस्क्राइब करिएगा, इसको मिक्स कंडीशनल को।
सर ये मिक्स कंडीशनल प्रेजेंट कंडीशन जो है ये भी सर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जो है इसी को ही एक्सप्लेन करता है। और इसमें सर हम करते हैं इस तरह के कंडीशनल 2 और कंडीशनल 3 की जो क्लॉजेज हैं सर हम उनको एक्सचेंज करते हैं।